E56 हिंदी। क्योंकि हम उन मिशनों के लिए उच्च दर और शुल्क लेते हैं जिनके संचालन के लिए कैम्ब्रियन साम्राज्य की सीमा के बाहर मार्शल कलाकारों को तैनात करना आवश्यक है, इसलिए हमें मिलने वाले अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी मिशन औसत व्यवसाय या उस तरह के किसी भी व्यक्ति द्वारा छोटे मोटे बॉडीगार्ड मिशन नहीं होते हैं। हेडमास्टर अरोनियन ने कहा, नहीं, उनमें से अधिकांश मिशन उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले धनी व्यक्तियों, शक्तिशाली सहयोगियों, भूस्वामियों, राजनीतिक या सरकारी हस्तियों, 20 डोमेन मिशनों की एक बड़ी विविधता और उस तरह की चीजों से होते हैं। अच्छा, ऐसा है। बसारा पर्वतों में आपका अंगरक्षक मिशन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि विदेशी मिशन किस तरह के होते हैं। कम से कम इतना तो ध्यान रखें, विदेशी मिशन नियमित रूप से इस तरह के खतरे से भरे होते हैं क्योंकि विदेशी मिशन में क्या हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप विभिन्न देशों के उच्च लोगों के मार्शल कलाकारों से टकरा सकते हैं जो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको एक पल में मार देंगे। कुछ भी हो सकता है और आप पूरी तरह से अपने दम पर हैं, किसी भी तरह का कोई सुरक्षा जाल नहीं है, आप बस एक गलती से मर जाते हैं। हेडमास्टर अरोनियन ने आखिरकार रूई को मना ही लिया। आखिरकार रूई कोई साहसी व्यक्ति नहीं था जो उन कार्यों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पसंद करता था जिनके लिए वह अभी योग्य नहीं था। उसे आधे साल या उससे ज्यादा इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि वह और भी ज्यादा तकनीकों में महारत हासिल करने और अपनी मार्शल आर्ट में विविधता लाने के बाद बहुत मजबूत न हो जाए। इसके अलावा हेडमास्टर अरोनियन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, हालांकि तुम मार्शल कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाए, लेकिन तुम फाइनल में पहुंच गए और तुमने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। तुम्हें पहले से ही कुछ खास क्लाइंट से कई कमीशन मिल चुके हैं जो तुम्हें मिशन के लिए कमीशन देने में रुचि रखते हैं। हेडमास्टर अरोनियन ने उससे कहा। उन शब्दों को सुनकर रूई की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उन्होंने कुछ हद तक पहले से ही इसकी उम्मीद की थी। भले ही वह हार गए हो और भले ही वह इससे खुश न हो, लेकिन मार्शल कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट की स्थिति कम नहीं थी। वह मूल रूप से अपनी पीढ़ी के मार्शल आर्टिस्टों में सार्वजनिक रूप से दूसरे नंबर पर थे। ये देखते हुए कि मार्शल प्रतियोगिता अत्यंत प्रतिष्ठित थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि कई ग्राहक कई चीजों में रुचि लेंगे। मार्शल प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से मुझे कितने मिले हैं? उसने उत्साहित होकर पूछा। 14। हेडमास्टर अरोनियन ने जटिल भाव से उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो ये किसी फाइनलिस्ट को मिलने वाले अंकों से बहुत कम है। रूई ने ये शब्द सुनकर भौहें सिकुड़ी। ऐसा क्यों? ठीक है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हेडमास्टर अरोनियन ने कंधे उचका दिए। लेकिन शायद यह आपकी मार्शल आर्ट की प्रकृति से जुड़ा है। आप सिर्फ टाइप आई और राउंडर मार्शल आर्ट नहीं है, आपकी लड़ाई की शैली आपके प्रतिद्वंद्वी के आधार पर पूरी तरह से बदलती रहती है। ये पूरी तरह से आमने सामने के शारीरिक संघर्ष के लिए अनुकूलित है। अभिजात वर्ग और धनी ग्राहक मार्शल प्रतियोगिता प्रतिनिधियों को कमीशन इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता को अभिजात वर्ग के स्तर पर साबित कर दिया है। हालांकि मिशन आमतौर पर विशिष्ट होते हैं, जबकि आप एक अनुकूली ऑलराउंडर हैं। क्या आप समझे? रूई ने सिर हिलाया, तुरंत हेडमास्टर के संदेश को समझ लिया। तो मूल रूप से क्योंकि मैं एक तरल ऑलराउंडर हूं, मैं कभी भी किसी एक विशेष क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। डैलन और अर्जुन शायद हमेशा मुझसे रक्षा श्रेणी के मिशनों में बेहतर होंगे, फिर हमेशा मुझसे आक्रामक श्रेणी के मिशनों में बेहतर होगा, केन हमेशा मुझसे शैडो श्रेणी के मिशनों में बेहतर होगा और इसी तरह आगे भी। बिल्कुल, हेडमास्टर ने सिर हिलाया। आप किसी भी प्रतिद्वंद्वी के साथ तालमेल बिठाने और विकसित होने में माहिर हैं। फिर भी मिशनों के लिए ये कितना उपयोगी है? यह शायद उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या ये विशेषज्ञों से ज्यादा उपयोगी है? क्या आप आक्रामक वर्ग मिशनों में आक्रामक मार्शल कलाकारों से आगे निकल सकते हैं? क्या आप रक्षात्मक मिशनों में रक्षात्मक मार्शल कलाकारों से आगे निकल सकते हैं? क्या कोई ऐसा वर्ग, प्रकार या कोई विशेष मिशन है जिसे आपकी मार्शल आर्ट किसी भी अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट से बेहतर तरीके से पूरा करेगी? रूई ने ये शब्द सुनकर आंखें सिकोड़ लीं। उसे हेडमास्टर अरोनियन की बातें पसंद नहीं आईं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई थी। मार्शल यूनियन में मिशनों की 5 श्रेणियां थीं। NOLB-JAN.CO। अपराध, रक्षा, शिकारी, छाया और विविध। इनमें से 4 वर्गों में उनके लिए समर्पित विशेषज्ञ थे और रूई जानता था कि वह अपने विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। फ्लोइंग वर्ड शैली में किसी भी विशेष श्रेणी के मिशन नहीं थे जो किसी भी अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में बेहतर तरीके से किए जा सकते थे। उनकी शैली अपने विरोधियों के अनुकूल होने और उन्हें हराने के लिए सबसे इष्टतम तरीके से लड़ने में उत्कृष्ट थी।
हालांकि आमने सामने के संघर्ष में सर्वोत्तम संभव तरीके से एकल विरोधियों को परास्त करना निश्चित रूप से इन 4 विभिन्न संघर्षों में सर्वाधिक वांछित या महत्वपूर्ण गुण नहीं था। रक्षात्मक श्रेणी के मिशनों में अपने सुरक्षा लक्ष्य की रक्षा करने की आपकी क्षमता सबसे मूल्यवान विशेषता थी। आक्रामक श्रेणी के मिशनों में अपने लक्ष्य पर अलग अलग डिग्री का नुकसान पहुंचाने की आपकी क्षमता सबसे मूल्यवान विशेषता थी। शिकारी और छाया श्रेणी के मिशनों में उप श्रेणी के आधार पर बहुत सारे अलग अलग सबसे मूल्यवान गुण थे, हालांकि रूई उनमें से किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं था। बेशक उसने कितनी तकनीकों में महारत हासिल की थी और उसकी युद्ध क्षमता कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए वह हमेशा प्रासंगिक रहेगा, लेकिन 4 वर्गों के कुलीन स्तरों पर यह पर्याप्त नहीं था। यदि वह उच्च वर्ग के ग्राहकों से अधिक व्यक्तिगत कमीशन प्राप्त करना चाहता था, तो उसे उन्हें ये दिखाने की जरूरत थी कि वह अपने साथियों की तुलना में एक निश्चित प्रकार के मिशन को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। और यह वह क्षेत्र था जहां वह विफल रहा था। बेशक उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय था और इसलिए उन्होंने वैसे भी 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तिगत कमीशन प्राप्त किए। लेकिन वह जितने शानदार और मनोरंजक थे, सभी उच्च वर्ग के ग्राहक रक्षात्मक श्रेणी के कमीशन के लिए अर्जुन के पास गए। वे अन्य सभी वर्गों के लिए मेया, व्योमिंग, सर्विल और एना के पास गए। वे बस ज्यादा विशेषज्ञ और ज्यादा उपयुक्त थे। रूई ने शर्त लगाई कि इयान और फियोना को भी उससे कहीं ज्यादा कमीशन मिला, जबकि वे प्रभावी रूप से ऑलराउंडर थे। फियोना इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी और उनसे आगे निकल सकती थी। इयान भी ऐसा कर सकता था, हालांकि कम हद तक। उसने अपना सिर हिलाया, ये वही था जो होना था। अच्छा, मुझे क्या कमीशन मिला? खैर, दिलचस्प है, मुझे लगता है। हेडमास्टर अरोनियन ने मुस्कुराते हुए दराज से एक फाइल निकाली और रूई को थमा दी। अपने समय पर उन पर नजर डालिए। फाइल प्राप्त करते ही रूई ने सिर हिलाया। और इसके साथ ही मैंने वह सब बता दिया जो मैं कहना चाहता था। अगर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो, हेडमास्टर अरोनियन ने उससे कहा। रूई ने सिर हिलाया। धन्यवाद हेडमास्टर, उसने कहा और फिर पीछे मुड़कर जाने से पहले गहरा झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वह अपने छात्रावास के कमरे में पहुंचा, उसने तुरंत खुद को अंदर बंद कर लिया और फाइल खोलकर बैठ गया। फाइल में कमीशन आवेदनों की प्रतियां थी जो उसे कमीशन देने वाले ग्राहकों ने जमा की थी और साथ ही उनमें से प्रत्येक के लिए बनाए गए मिशन बिल भी थे। उसने उन सभी को सरसरी तौर पर पढ़ा और हर एक को संक्षेप में पढ़ा। सरसरी तौर पर पढ़ते समय उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। फाइल में कई व्यक्तिगत कमीशन सामान्य थे जिसकी कोई अपेक्षा कर सकता था। विभिन्न प्रकार के बॉडीगार्ड मिशन, शिकारी वर्ग के 1 या 2 मिशन यहाँ वहाँ। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके लिए बहुत सारे विविध कमीशन थे। उनमें से कई विचित्र थे। कुछ लोगों ने उन्हें अनौपचारिक भूमिगत और उच्च वर्गीय प्रशिक्षु स्तर की लड़ाई प्रतियोगिताओं में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करने की मांग की। एक पारखी और अद्वितीय मार्शल कलाकारों के संग्रहकर्ता ने उन्हें उनकी मार्शल आर्ट के लिए नियुक्त किया था। प्रमुख मार्शल परिवारों ने उन्हें अपने मार्शल प्रशिक्षु वंशजों के लिए एक युद्ध साथी के रूप में नियुक्त किया था। वर्गाड शहर के एक समाचार आउटलेट ने उन्हें साक्षात्कार के लिए नियुक्त किया था। बाद में मार्शल फेस्टिवल में एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले एक प्रमुख मार्शल परिवार ने उन्हें अपने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नियुक्त किया था। कैनरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने उन्हें अपने मार्शल आर्ट का अध्ययन करने के लिए एक शोध विषय के रूप में नियुक्त किया था। यह उनके लिए एक चौंकाने वाला विचार था। एक मार्शल आर्ट गियर और यूनिफॉर्म विकास निगम ने उन्हें अपने ब्रांड के विज्ञापन और समर्थन के लिए नियुक्त किया था। जब रूई ने इन अजीबोगरीब और असामान्य कमीशनों को विस्तार से पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब उसने फाइल खोली तो उसे इस तरह के कमीशन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए निर्णय लिया कि एक समय में एक ही मिशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने मिशन का पहला बिल उठाया और उसके कवर पर छपे मिशन के सारांश पर नजर डाली। यह एक अंगरक्षक मिशन था। रक्षा वर्ग, बॉडीगार्ड मिशन। कठिनाई स्तर 4। संरक्षण का लक्ष्य, बैंत सिलिहिलिस। मिशन का निर्दिष्ट अनुमानित स्थान सीमा, वर्गाड शहर, फास्टार कन्वेंशन, 17वां मुख्य, 15वां क्रॉस। मिशन की समयावधि 12 घंटे। मिशन प्रारंभ अवधि 39वीं शीतकाल। सफल समापन पारिश्रमिक 500 मार्शल क्रेडिट। कमीशन ग्राहक, सिलिहिलास कॉर्पोरेशन। रूई ने उस इनाम को देखकर भौहें चढ़ाईं। वह उस इनाम को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह आदमी रूई को अपना अंगरक्षक बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने को तैयार था।
रूई को जो बात अजीब लगी वही ये थी कि मिशन की कठिनाई ग्रेड 4 थी। इसका मतलब है कि उसके जीवन को खतरे की अनुमानित संभावना बहुत कम थी। ग्रेड 4 मिशन के लिए 500 क्रेडिट, ये बहुत ज्यादा कीमत थी। ग्रेड 4 मिशन के लिए रूई जैसे ग्रेड 7 मार्शल अप्रेंटिस को काम पर रखने का क्या मतलब था। रूई को संदेह होने लगा था कि उसे केवल दिखावे के लिए ही नौकरी पर रखा गया है। मिशन का स्थान समूह के नेताओं का सम्मेलन था। रूई को ऐसे आयोजनों का कोई अनुभव नहीं था, हालांकि ऐसा लगता था कि उसे सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया था। शायद ये सम्मेलन एक घमंडी छोटी सी अमीर लोगों की बैठक थी, जहां वे सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। यह विशेष रूप से तब था जब मिशन की एक शर्त ये थी कि मिशन को बिना मास्क के पूरा करना था। रूई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मार्शल अकेडमी द्वारा विनियमित एक दूसरे के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए सहमति जताने वाले साथियों के मार्शल प्रतियोगिता कार्यक्रम में मास्क के बिना जाना एक बात थी, लेकिन उसने एक एकल मिशन के दौरान अपनी पहचान प्रकट करने से इनकार कर दिया, जिससे संभावित रूप से उसके नए दुश्मन बन सकते थे जिन्हें निष्पक्षता और सहमति की परवाह नहीं थी। ये बहुत खतरनाक था। इसके अलावा मिशन ने उसे कोई मूल्यवान अनुभव नहीं दिया जो उसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में विकसित होने में मदद कर सके। ग्रेड 5 से नीचे की कोई भी चीज उसकी वर्तमान शक्ति के स्तर के लिए स्पष्ट रूप से बहुत कम थी। वो एक ऐसा मिशन चाहता था जो उसे प्रेरित कर सके, और यह बस ऐसा नहीं था। उन्होंने तुरंत मिशन बिल को एक तरफ फेंक दिया। अन्य अंगरक्षक मिशन भी इसी प्रकार के थे, जहां स्पष्ट रूप से उन्हें एक निश्चित समुदाय या वर्ग के लोगों को दिखाने के लिए एक ट्रॉफी के रूप में देखा जा रहा था, न कि एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जिसे उनकी रक्षा करने के लिए भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने कल्पना की कि प्रतिष्ठित मार्शल कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट के रूप में उनकी स्थिति उन्हें बहुत सारे सामाजिक अंक अर्जित करेगी। मार्शल कॉन्टेस्ट के अन्य प्रतिनिधियों को शायद इस तरह के प्रस्ताव नहीं मिले क्योंकि वे पहले से ही अपने स्वयं के मार्शल परिवार का हिस्सा थे और किसी बाहरी संस्था से संबद्ध नहीं थे, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि लोग उन्हें कुछ हद तक अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि समाज के उच्च वर्गों में किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं था। उसने तुरंत उन सभी को किनारे कर दिया, उसे उनके घमंड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच कहूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे उसे दे सकते थे जिससे उसे वास्तव में दिलचस्पी हो। पैसा, अमीर बनना उसका लक्ष्य नहीं था। मजबूत बनने के लिए संसाधन। मार्शल आर्टिस्ट को दिए जाने वाले संसाधनों के मामले में मार्शल यूनियन उनसे कहीं आगे निकल गया। इस मामले में सिर्फ रॉयल कैंड्रियन परिवार ही उनसे मुकाबला कर सकता था। सामाजिक स्थिति, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी मार्शल आर्ट को विकसित करना चाहता था और अपने मार्शल पथ पर आगे बढ़ना चाहता था। उन्होंने शिकारी अभियानों पर सरसरी निगाह डाली और उत्सुक हो गए। वे अलग अलग थे, उनमें से आधे निजी व्यक्तियों के थे और बाकी आधे पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय के थे। वे विभिन्न प्रकार के अभियानों पर केंद्रित थे, चोरी, संसाधनों की खरीद, विनाश आदि। उन्होंने उन सभी को स्वीकार करने का निर्णय लिया। वे अधिक शांत थे और उन्हें वास्तविक मूल्यवान अनुभव प्रदान करते थे जो कि वैनिटी मिशनों से नहीं मिलता था। उन्हें एक तरफ रखते हुए उन्होंने विविध मिशनों के मिशन बिलों के सेट पर नजर डाली। ने पहला खोला, विविध वर्ग मिशन, कमीशन प्रतिनिधि लड़ाकू, कमीशनिंग ग्राहक, फ्री अरेस्टेंट। मिशन का उद्देश्य फ्रीयर ऑल इंक का प्रतिनिधित्व करने वाले मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ निर्धारित मैचों में लड़ना और जीतना। आवृत्ति, सप्ताह में 2 बार पराक्रम्य। न्यूनतम पारिश्रमिक 100 मार्शल क्रेडिट, 3 स्वर्ण सिक्के, 8 रजत सिक्के और 4 कांस्य सिक्के पराक्रम्य। सफलतापूर्वक पूरा करने पर पारिश्रमिक 1000 मार्शल क्रेडिट, 31 स्वर्ण सिक्के, 6 रजत सिक्के और 8 कांस्य सिक्के पराक्रम्य। स्थान, हेरेफेल शहर। मिशन बिल में दिए गए विवरणों को सरसरी तौर पर देखते हुए रूई की आंखें सिकुड़ गईं। लड़ाई का स्थान जाहिर तौर पर हाजिन शहर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर मंतियन क्षेत्र के एक कस्बे का अखाड़ा था। मिशन बिल पृष्ठभूमि पर थोड़ा और विस्तार से प्रकाश डालता है। समाज के उच्च वर्ग में मार्शल आर्टिस्ट को अन्य मार्शल आर्टिस्ट के साथ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में लड़ने के लिए रखा जाता था। उच्च वर्ग के लोगों के बीच इसे प्रतिस्पर्धात्मक और जुआ खेलने का खेल माना जाता था। मिशन बिल के अनुसार ये मंडलियां मार्शल समुदाय से अलग थीं, हालांकि वे एक दूसरे से कुछ हद तक जुड़ी हुई थीं, क्योंकि मार्शल परिवार अपने उत्तराधिकारियों और वंशजों को एक दूसरे के साथ साथ खेल में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के चैंपियनों के साथ मुकाबला करने के लिए भेजते थे।
फ्रीयर एस्टर इंक कैनरियन साम्राज्य में एस्टर का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता था और मिशन बिल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार प्रकाश उत्पादों और उपकरणों के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गुण यौगिक था। वे कैनरियन साम्राज्य के उत्तरी भागों में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे, जिसमें कैनरियन साम्राज्य के कई अलग अलग क्षेत्र शामिल थे। फ्रीयर एस्टर इंक का आकार हियर इंडस्ट्रीज या लुमिनर इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये दोनों ही ऐसी कंपनियां थी जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था। ये दोनों कंपनियां मंटियन क्षेत्रों के मुट्ठी भर शहरों तक सीमित थीं और इस तरह फ्रीयर एस्टर इंक से बहुत छोटी थी, जो एस्टर आपूर्ति उद्योगों में एक राष्ट्रीय दिग्गज थी। मार्शल कॉन्टेस्ट में अपने प्रदर्शन की बदौलत रूई को नई सामाजिक आर्थिक स्थिति का एहसास हो सका। उसे फ्रीयर एस्टर इंक जैसी दिग्गज कंपनी से कभी इतनी दिलचस्पी नहीं मिली होगी। उन्होंने कमीशन प्राप्त लड़ाकू बनने के लिए प्राप्त कुछ अन्य समान प्रस्तावों पर नजर डाली, हालांकि उनमें से कोई भी ग्राहक फ्रीयर एस्टर इंक जितना प्रतिष्ठित नहीं था। उन्होंने इस मामले पर तब तक कोई निर्णय न लेने का निर्णय लिया जब तक कि वे अपने मुवक्किल से मिलकर उसके और आयोग के बारे में अधिक जानकारी नहीं ले लेते। आयोग ने गैर प्रतिस्पर्धा समझौते पर उनके हस्ताक्षर की भी आवश्यकता बताई, जो तब तक वैध था जब तक अनुबंध सक्रिय था। इसका मतलब यह है कि वह किसी अन्य ग्राहक के कमीशन प्राप्त लड़ाकू नहीं बन पाएंगे जो उन्हें कमीशन देना चाहते हैं, जिससे इस मामले पर निर्णय लेते समय सावधानी बरतना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इस पर अपना मन बना लेने के बाद उन्होंने मिशन बिलों से लड़ने वाले कमीशन प्राप्त प्रतिनिधि को एक तरफ रख दिया और दूसरे कमीशन के मिशन बिल को उठा लिया। विविध मिशन स्पेरिंग पार्टनर मिशन कमीशनिंग ग्राहक विस्तार परिवार। मिशन का उद्देश्य मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए एक अभ्यास साथी के रूप में सेवा करना। पारिश्रमिक दर 9 चांदी के सिक्के और 7 कांस्य सिक्के प्रति घंटा स्पेरिंग के लिए 25 मार्शल क्रेडिट परक्राम्य। मिशन प्रारंभ अवधि अनिश्चित। कमीशन समय अवधि 7 घंटे प्रति सप्ताह परक्राम्य। इस तरह के अन्य मिशन भी थे। सटीक रूप से कहें तो 2 अन्य, फ्रॉयल परिवार और श्रमिक परिवार। तीनों मार्शल परिवारों का नेतृत्व प्रमुख मार्शल मास्टर्स द्वारा किया जाता था। रूई को समझ में आ गया कि उसे मार्शल परिवारों से 3 ऐसे काम क्यों मिले थे। सच कहूं तो उसकी मार्शल आर्ट मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए एक साथी की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इसका कारण बिल्कुल सीधा था। नियमित रूप से उनके साथ मुकाबला करने से उन्हें अपने लिए अनुकूलित मार्शल आर्ट से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उनकी अनुकूलित मार्शल आर्ट ने उनकी शैली की किसी भी और सभी कमजोरियों का फायदा उठाया। इसका मतलब यह है कि उनकी मार्शल आर्ट कमजोरियों को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका था। रूई ने कभी भी फ्लोइंग वॉर्ड स्टाइल और वॉइड एल्गोरिदम के इस अनुप्रयोग पर वास्तव में विचार नहीं किया था। पृथ्वी पर वापस आकर ये वास्तव में उतना कारगर नहीं होता और इसे कभी भी प्रोजेक्ट वाटर का उद्देश्य नहीं माना गया था। वर्षों तक इस कारण रूई इस नई दुनिया में सभी संभावित अनुप्रयोगों को साकार करने से वंचित रही। मार्शल आर्टिस्ट के साथ तालमेल बिठाकर और बार बार उसके खिलाफ अभ्यास करके वे अपनी कमजोरियों के बारे में जान पाएंगे और अनुभव के जरिए अपनी कमजोरियों की भरपाई कैसे कर सकते हैं। इस तरह की कमजोरी की ट्रेनिंग शायद मार्शल अकादमियों द्वारा दी जाने वाली किसी भी ट्रेनिंग से बेहतर है, रूई ने हिम्मत करके कहा। मार्शल अकादमियों में शिक्षकों के रूप में अनुभवी स्क्वॉयर थे, लेकिन रूई को नहीं लगता था कि उनकी अंतर्दृष्टि की तुलना वॉइड एल्गोरिदम को गढ़ने के लिए उपयोग किए गए डेटा विज्ञान की भारी मात्रा से प्राप्त परिणामों से की जा सकती है। ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठित और अंतर्दृष्टिपूर्ण मार्शल मास्टर्स, जिन्होंने उन्हें एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में नियुक्त किया था, को यह एहसास हो गया था और उन्होंने इसका लाभ उठाने का फैसला किया था। रूई भी इस मिशन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक था। यह मिशन उसे वास्तविक जीवन की लड़ाई का अनुभव नहीं देगा, हालांकि वह अंततः उन कामों को अस्वीकार नहीं कर सकता था जिन्हें पूरा करने के लिए उसकी मार्शल आर्ट पूरी तरह से विशिष्ट थी, जो अस्तित्व में मौजूद किसी भी मार्शल आर्ट से अलग थी। उसने तुरंत ही कमीशन स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। मजेदार बात यह है कि प्रत्येक मार्शल मास्टर ने कमीशन स्वीकार करने की स्थिति में उसके साथ बैठक तय कर रखी थी। रूई को आश्चर्य हुआ कि क्या कमीशन के अलावा भी इसके पीछे कोई कारण था। उन्होंने तीनों मिशन बिलों को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान बाकी कामों पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने तुरंत ही अद्वितीय मार्शल आर्ट के पारखी के कमीशन को खारिज कर दिया, जो चाहता था कि रूई अपनी मार्शल आर्ट का दस्तावेजीकरण करे और उसे आगे बढ़ाए। वह पैसे के लिए अपनी मार्शल आर्ट को साझा करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। शायद दूर के भविष्य में वह अपनी मार्शल आर्ट या कम से कम इसके मूल को आगे बढ़ाने के विचार को मन में रखे, लेकिन यह उसके अपने समय और स्थान पर उसकी अपनी इच्छा से होगा।
उन्होंने उस आयोग को दरकिनार कर दिया जो उन्हें मार्शल फेस्टिवल के किसी एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कह रहा था। अब उनके लिए प्रतिस्पर्धी मार्शल कार्यक्रमों में भाग लेना ही काफी नहीं रह गया था, अब वे अन्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उन्होंने इंटरव्यू कमीशन और ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापन कमीशन के मिशन बिलों को भी एक तरफ रख दिया। उन्हें प्रसिद्धि और प्रदर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे उनके लिए पूरी तरह से अर्थहीन थे। अब अंतिम मिशन बचा था। कैम्ब्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने उन्हें मार्शल आर्ट पर शोध करने का काम सौंपा था। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। हालांकि उसे संदेह था कि उसकी अनोखी मार्शल आर्ट ने विज्ञान संस्थान के विद्वानों में रुचि जगाई होगी। कैम्ब्रियन शीतकालीन छुट्टियों के दौरान जूलियन के साथ हुई बातचीत से उन्हें पता चला कि कैम्ब्रियन विज्ञान संस्थान मार्शल आर्ट और मार्शल कलाकारों पर शोध करता है। विविध मिशन, शोध विषय। मिशन का उद्देश्य कैम्ब्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के लिए एक शोध विषय के रूप में कार्य करना। पारिश्रमिक दर 20 मार्शल क्रेडिट, 7 चांदी और 6 सोने के सिक्के प्रति घंटा। मिशन अवधि 2 महीने। मिशन समय अवधि दर प्रतिदिन 3 घंटे बातचीत योग्य। रूई को यकीन नहीं था कि उसे यह काम स्वीकार करना चाहिए या नहीं। मिशन स्वीकार करने के पक्ष और विपक्ष दोनों थे। इसके नकारात्मक पक्ष ये थे कि वे अपने पिछले जीवन के शोध को उजागर कर रहे थे, क्योंकि विद्वान डेटा एकत्र कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे और संभवतः उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करने तथा उसके एल्गोरिदम को चुराने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन भी कर रहे थे। उसे इस बात से बहुत घृणा हुई। हालांकि यह उसे कुछ बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है, जिन्हें दूर करने के लिए वास्तव में अनुभवजन्य शोध की आवश्यकता हो सकती है। यह उसकी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने की कुंजी बन सकता है। वह बहुत उलझन में था। शुक्र है कि कोई आरंभ तिथि नहीं थी, जिसका मतलब था कि यह संभवतः एक खुला प्रस्ताव था जो तब तक बना रहेगा जब तक वह इसे सीधे मना नहीं करता। इसके अलावा उनके भाई जूलियन ने कैम्ब्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में स्कॉलर के तौर पर काम किया था। रूई को पता था कि उन्होंने मार्शल आर्ट से जुड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया था। शायद वे अंततः एक साथ काम करेंगे। फिलहाल उन्होंने इस मामले को एक तरफ रख दिया। उन्होंने पहले ही कई मिशन स्वीकार कर लिए थे, उन्हें अब और किसी की जरूरत नहीं थी, न ही उनके पास इसके लिए समय था। वह समय लेकर इस पर पूरी तरह से विचार कर सकते थे। वह इस मिशन के बाद एक गहन लंबे प्रशिक्षण चरण में भी जाने वाले थे। NOWELLBEIN.CO। अपने अंतिम प्रशिक्षण चरण में वह थोड़ा जल्दबाजी और विवश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे मार्शल प्रतियोगिता के लिए समय पर तैयार होने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना था। उस नियत तिथि ने उसके प्रशिक्षण विकल्पों को बहुत सीमित कर दिया था, लेकिन अब उसे अपने ऊपर कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था। उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि मार्शल कॉन्टेस्ट ने उस पर कितना दबाव और कितनी बेड़ियां डाल दी थी। वह अंततः स्वतंत्र होने का आनंद ले सकेगा। वे काम जो वह बिना किसी चिंता या परवाह के कर सकता था, बस अपनी मार्शल आर्ट का विकास करते हुए, आनंदपूर्ण शांति के साथ अपने मार्शल पथ पर आगे बढ़ते हुए। वैसे भी एक मार्शल आर्टिस्ट का जीवन शांतिपूर्ण था। उनका अंतिम लक्ष्य अपनी मार्शल आर्ट को यथासंभव उच्च स्तर तक विकसित करना तथा अपनी मार्शल आर्ट को यथासंभव गहराई तक ले जाना था। उन्होंने पहले से ही एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, स्वयं उम्मीदवारी के लिए आवश्यक दूसरी शर्त को पूरा करना और अंततः शक्ति के उच्चतर क्षेत्र में कदम रखना। स्वयं एक मार्शल स्क्वायर बनने के लिए उसका शरीर कांप उठा। एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली मार्शल स्क्वायर बनने का विचार ही अकल्पनीय रूप से रोमांचक था। ऐसा करने के लिए उसे सफलता की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसा करने के लिए उसे स्क्वायर उम्मीदवारी की दूसरी शर्त को पूरा करना होगा। उसे अपनी मार्शल आर्ट को परिपक्व और अपने आकार में स्थिर करने की आवश्यकता थी। उसे संदेह था कि यह स्थिति उसके लिए दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन होगी। उसकी मार्शल आर्ट को हर चीज करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, ताकि वह हर चीज के अनुकूल हो सके। इसका मतलब था कि उसे कई अलग अलग क्षेत्रों में कदम रखने की जरूरत थी। उन्होंने जल्दी से उन सभी पहलुओं को लिख लिया जिनमें उनकी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी, तभी यह कहा जा सकता था कि वह परिपक्व हो गई है। उसे रेंज की जरूरत थी। उसने बहुत सी ऐसी तकनीकें देखी थीं, जिनसे उसका प्रतिद्वंद्वी उसे दूर से ही काउंटर कर सकता था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी भी थे जिन्हें उसे खुद को दूर रखने की जरूरत थी, ताकि वह उन्हें अच्छी तरह से हरा सके। किसी न किसी तरह उसे अपनी रेंज को मानव शरीर की सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ाने की जरूरत थी।
उसे ऐसी मारक क्षमता की भी आवश्यकता थी जो पारंपरिक स्थायित्व से परे हो। वह ऐसे विरोधियों से भिड़ेगा जिन्हें चोट पहुंचाने में उसे संघर्ष करना पड़ेगा। वह हर बार जब वह किसी कठिन प्रतिद्वंद्वी से लड़ता था तो स्टिंग पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहता था। उसे अपने विरोधियों को हराने के लिए अधिक विविध तरीकों की आवश्यकता थी। मार्शल कॉन्टेस्ट ने उसे दिखाया था कि चुनने के लिए कई विकल्प और संभावनाएं थीं। उसे इन विविध आक्रामक समाधानों के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिवाद की आवश्यकता थी। वर्तमान में उसके बचाव में हमलों के लिए अक्यूट एज, इलास्टिक शिफ्ट और इनर डाइवर्जेंस तथा शिफ्टिंग सिलहूट शामिल थे। उसे हमेशा से पता था कि यह पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था, लेकिन मार्शल कॉन्टेस्ट के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना अपर्याप्त था। उसके पास जहर, गर्मी, ध्वनि, कंपन, प्रवेश और तंत्रिका प्रहार के उच्च स्तर के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रतिवाद नहीं था। कम से कम एक मुख्य प्रतिवाद के बिना वह इनके विरुद्ध अनुकूलन करने के लिए संघर्ष करेगा। अंत में, उसे वॉइड एल्गोरिदम की समस्याओं पर काबू पाने के लिए भी एक गंभीर कदम उठाने की जरूरत थी। वह हमेशा ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन मार्शल कॉन्टेस्ट के बाद ही वह उन्हें ठीक करने के लिए अधीर हो गया है। वर्तमान में वॉइड एल्गोरिथम के साथ अभी भी दो मुख्य मुद्दे थे। पहला मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो पृथ्वी पर भी मौजूद था। उसे वॉइड एल्गोरिथम की व्यवहार्यता समस्या को ठीक करने की आवश्यकता थी। वॉइड एल्गोरिथम को पूरी तरह से मास्टर करना लगभग असंभव था। यही कारण है कि यह पृथ्वी पर व्यवहार्य नहीं था। दूसरी समस्या निश्चित रूप से नई दुनिया की समस्या थी। अपने दूसरे जीवन की नई दुनिया के लिए वॉइड एल्गोरिदम को अनुकूलित करना कुछ ऐसा था जिस पर वह अगले प्रशिक्षण चरण में काम करने का इरादा रखता था। उन्होंने अपने उद्देश्य तय कर लिए थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया था। प्रशिक्षु रूई क्वारियर, मिसेस नार्था फ्रियर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक कर्मचारी ने सम्मान के संकेत के रूप में उन्हें गहराई से झुककर संबोधित किया। कृपया मेरे पीछे आएं। ठीक है, धन्यवाद। रूई ने सिर हिलाया और उठकर उसके पीछे चल दिया। आज फ्रियर एस्टर इंक की अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात का दिन था, जिन्होंने उन्हें फ्रियर एस्टर इंक के लिए एक प्रतिनिधि चैंपियन के रूप में नियुक्त किया था। वे संभवतः कमीशन अनुबंध के कई विवरणों पर बातचीत में शामिल होंगे। यह एक ऐसी चीज थी जो व्यक्तिगत कमीशन अनुबंधों को नियमित कमीशन अनुबंधों से अलग करती थी। चूंकि क्लाइंट ने रूई से संपर्क किया था और विशेष रूप से उसे चाहता था, रूई को कुछ हद तक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त हुई थी। मानक शर्तों और नियमों के अलावा मार्शल यूनियन के पास अनुबंध पर बहुत कम सक्रिय नियंत्रण था। जल्द ही वे एक दफ्तर में पहुंच गए। कर्मचारी एक तरफ हट गया और झुककर दरवाजे की ओर इशारा किया। धन्यवाद, रूई ने कार्यालय में प्रवेश करते हुए कहा। आह माए, एक स्त्री स्वर ने टिप्पणी की। मार्शल कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट अप्रेंटिस रूई क्वारियर से मिलकर खुशी हुई। मैं नार्था फ्राय हूँ, फ्रायर एस्टर कॉर्पोरेशन की संस्थापक और अध्यक्ष। आपसे मिलकर खुशी हुई, अध्यक्ष नार्था। रूई ने थोड़ा झुककर जवाब दिया और सबसे छोटा सा प्रणाम किया। मुझे नियुक्त करने के लिए धन्यवाद और आमंत्रण के लिए धन्यवाद। नार्था फ्रियर एक खूबसूरत वृद्ध महिला थी जिसके लंबे सुनहरे बाल थे। फिर भी उसकी तीखी आंखों ने उसके सौंदर्य से ज्यादा उसका ध्यान खींचा। वह एक शक्तिशाली महिला थी, वह उसकी निगाहों के सामने सहज महसूस नहीं करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्कुल नहीं, नौजवान, वह हंसी। जब से मैंने टूर्नामेंट में तुम्हारा प्रदर्शन देखा है, तब से मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। आओ, बैठो। ये दफ्तर बहुत ही आलीशान था, जिसमें असाधारण आराम के आलीशान सोफे थे। रूई ने पहले ही समझ लिया था कि यह वही दफ्तर है जहां वह मेहमानों का स्वागत करती थी, जिन्हें वह प्रभावित करना चाहती थी। इसलिए अव्यवहारिक वास्तुकला और सजावट ने व्यवहारिकता की कीमत पर सौंदर्यबोध को बढ़ावा दिया। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? उसने विनम्रता से पूछा। पानी, कृपया। रूई मुस्कुराए क्योंकि नार्था ने तुरंत अपने कार्यालय में एक परिचारिका को रूई के अनुरोध पर ध्यान देने का संकेत दिया। मुझे कहना पड़ेगा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति फाइनल में पहुंच गया। नार्था ने टिप्पणी की। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति मार्शल कॉन्टेस्ट जीतने में कामयाब रहा। आमतौर पर मार्शल कॉन्टेस्ट 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी अत्यंत वरिष्ठ छात्र द्वारा जीता जाता है। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? रूई मुस्कुराए। क्या मैं? मुझे तुम्हारी क्षमता और पराक्रम पर पूरा भरोसा है, नौजवान। नार्था ने उससे कहा। मेरे कमीशन के बारे में तुम्हें क्या विचार है? हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि यह उचित कीमत है। नोव एल बी JNN। मैं कीमत से संतुष्ट हूँ।
रूई ने टिप्पणी की। हालांकि मेरे कुछ सवाल और शर्तें हैं। आगे बढ़ो, नार्था ने उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे पहले मैं उन मार्शल आर्टिस्टों के स्तर के बारे में पूछना चाहता था जिनका सामना मुझे करना होगा, रूई ने उससे कहा। वास्तव में रूई को पहले से ही पता था कि उसे किस स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना पड़ेगा। मार्शल अकादमी ने उसे मामले पर यथोचित विस्तृत जानकारी प्रदान की थी जिसे खुफिया विभाग ने हासिल किया था, लेकिन उसने जानबूझकर ये दिखावा किया कि उसे नहीं पता, क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि नार्था कितनी ईमानदार और ईमानदार है। इससे उसे पता चल जाएगा कि उसे कितना सावधान रहना है। मैं मार्शल आर्टिस्ट्स की विशेषज्ञ नहीं हूँ, उसने सोच समझकर जवाब दिया, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी ताकत, अगर सभी नहीं तो भाग लेने वाले प्रतिनिधि सेनानियों से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो आपके लिए खतरा बनने के लिए काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मेरा मानना है कि आप एक ऐसी ताकत हैं जिसका सामना करना मुश्किल है। मैं समझ गया, रूई ने जवाब दिया। ये काफी हद तक उससे मेल खाता है जो उसने मिशन बिल के माध्यम से मार्शल अकादमी से सीखा है। क्या संभावना है कि आपका प्रतिनिधि बनकर मैं आपके प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों की नाराजगी और घृणा अर्जित नहीं करूंगा? मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता हूं, लेकिन मैं शक्तिशाली दुश्मन नहीं बना सकता। सच कहूं तो अगर वह अकेला होता तो उसे इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन उसके पास वॉरियर अनाथालय था जो बेहद कमजोर था। वह खुद को और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर वह शक्तिशाली दुश्मन बनाता तो सबसे खराब स्थिति में क्वारियर अनाथालय खतरे में पड़ सकता था। वह भोला भाला मूर्ख नहीं था। तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, नार्था ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। यह सिर्फ एक खेल है जिसमें कम दांव लगते हैं। जुए में कुछ पैसे शामिल होते हैं जो चीजों को और ज्यादा रोमांचक बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे और उस मंडली के सदस्यों के बीच हितों का इतना बड़ा टकराव नहीं है जिसके कमीशन प्राप्त लड़ाकों से तुम लड़ोगे। हितों का कोई भी टकराव मेरे और दूसरों के बीच होगा। मैं समझ गया, उसने जवाब दिया। हम झूठ। हकीकत में हालात इतने शांतिपूर्ण नहीं थे। दांव पर सिर्फ पैसा ही नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा भी थी। कमीशन प्राप्त लड़ाकों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाए जाने से नहीं रोका जा सकता था क्योंकि उन्होंने गलत लड़ाई जीती और किसी घमंडी, धनी और ताकतवर व्यक्ति की नाराजगी मोल ले ली। बेशक ऐसा नहीं था कि ये लोग तुरंत ही किसी चरमपंथी हत्या का सहारा लेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें उनके लिए और उनके शकल के भीतर और आमतौर पर उनके लिए ज्यादा प्रतिकूल होंगी और वे बहिष्कृत हो जाएंगे। मार्शल यूनियन मार्शल आर्टिस्ट के गायब होने और उनकी मौतों की भी जांच करेगी और कोई भी इसका गुस्सा नहीं उठाना चाहता था। फिर भी रूई सावधान रहना चाहती थी। मेरी 2 शर्तें हैं, उन्होंने कहा। पहली, मैं अपनी पहचान और उसके किसी भी निशान को छिपाने के लिए कई उपाय करूंगा। दूसरी, मैं आपसे मेरी पहचान के विवरण के बारे में एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग करूंगा। नार्था सोच में पड़ गई और उसने अपने लंबे बालों को घुमाया, फिर आह भरकर सिर हिलाया। मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। गैर प्रकटीकरण समझौते को मार्शल यूनियन द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए, रूई ने कहा। मार्शल यूनियन द्वारा समझौते को निष्पादित करने का प्रभावी अर्थ ये था कि मार्शल यूनियन दोनों पक्षों द्वारा समझौते को पूरा करने के लिए कुछ जिम्मेदारी लेगी। यह एक ऐसा उपाय था जो रूई ने ये सुनिश्चित करने के लिए किया था कि नार्था दिखावा करने के लिए अपनी पहचान के बारे में न बताए। मार्शल यूनियन की धमकी के साथ उसके पास समझौते का सख्ती से पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दान करें।